Welcome to MediJEE classes. This is sixth lecture of electrochemistry. Okay, class 12 chemistry का आपका चैप्टर है. ओके, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल से रिलेटेड मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एटसेट्रा हमने स्टडी किया था. अब इसका सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. अभी तक पढ़े थे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है, आगे हम डिफरेंस भी देखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, हम इस टॉपिक से इसको स्टार्ट करते हैं. सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ठीक है, अभी जो पढ़ा हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो क्या करता था? दैट कन्वर्ट chemical energy into electrical energy. Okay, now electrolytic cell electrical energy को chemical energy में convert करता है. ठीक है, so electrolytic cell, it is the cell that convert electrical energy into chemical energy. Electrical energy to chemical energy. ठीक है, अभी डिफरेंट एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे. ओके, इसके नाउ ये इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. कैसे? तो जिस प्रोसेस से वो इलेक्ट्रोकेमिकल यानी जिस प्रोसेस से वो इलेक्ट्रिकल को केमिकल कन्वर्ट करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है. व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था. अब इसे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है. ठीक है, जिसके कारण से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होता है. सो इलेक्ट्रोलाइसिस, इस प्रोसेस में होता क्या है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान लीजिए NaCl का सॉल्यूशन है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा? आयंस में टूट जाएंगे. एंड ये जो आयंस है पॉजिटिव और निगेटिव, ये एक एनोड पे इकट्ठा हो जाता है, एक आपका कैथोड पे इकट्ठा हो जाता है. तो उन दोनों के बीच में क्या प्रोड्यूस हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, और वो एज अ बैटरी और सेल की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है. बोलते हैं कि बैटरी चार्ज हो गया. जब पॉजिटिव एंड निगेटिव जो आयंस है केमिकल्स में, वो सेपरेट होकर के एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे एक निगेटिव इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा हो जाता है, तो सेल को चार्ज माना जाता है. यानी आपने इलेक्ट्रिक करंट पास करके आयंस बनाया, यानी आयंस को डिसॉल्व किया, और वो आयंस जब पॉजिटिव निगेटिव था, वो एक कैथोड और एक एनोड पे इकट्ठा हो जाता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस. मतलब हुआ द डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग द dissociation of an electrolyte by passing electric current through electrolyte is known as electrolysis. This process is known as electrolysis. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड हमने प्लेस कर दिया है. एंड जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा? जो कॉपर सल्फेट है वो आयंस में टूट जाएंगे. ओके, यानी एग्जांपल की बात करो तो मान लीजिए कि एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसमें. ओके, अब हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था? एनोड अलग हाफ सेल में, कैथोड अलग हाफ सेल में था. बट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो एक ही सॉल्यूशन में होता है. ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका कॉपर सल्फेट है, और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड से मान लीजिए बना होगा, ये किसी और से बना होगा, जिंक का बना हो तो भी इसी में रखने का.
ठीक है। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कॉपर सल्फेट आयंस में टूटेंगे, कॉपर में और SO4 में। जो कॉपर +2 बनेगा, जब आप कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करके, तो क्या होगा, ये Cu+2 एंड SO4 -2 बनेगा। ठीक है। ये जो Cu+2 है वो किस पे, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में। यानी ये जो +2C है दैट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू कॉपर। तो करंट पास किया तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स था वो क्या हुआ, आयंस में टूट गया। ठीक है, आयंस में टूट गया और वो फिर आयंस होते हैं वो आपके इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उस पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। नाउ अब हम देखते हैं आगे प्रोसीड करने से पहले कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो वी विल सी डिफरेंस बिटवीन द गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसको हम 2 पार्ट में से डिवाइड कर देंगे। अपने को देखना है क्या डिफरेंस किसके बीच में, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका गैल्वेनिक सेल एंड दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पहला ही डिफरेंस है कि गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करता है। दैट इज इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी रिडॉक्स रिएक्शन से जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ठीक उल्टा करता है। यानी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ओके, यानी एक समझ सकते हैं, एक चार्जिंग और दूसरा टाइप से डिस्चार्जिंग। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जो उसको आपके इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो आयंस टूटेगा, आयंस टूटने से वो जो आयंस है वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा। तो ये पहला बेसिक डिफरेंस ही हो गया। ठीक है, अब जो गैल्वेनिक रिएक्शन होते हैं ये जनरली स्पॉन्टेनियस होते हैं, यानी द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन गैल्वेनिक सेल्स आर स्पॉन्टेनियस। रिएक्शंस taking place are spontaneous, इसलिए गिब्स एनर्जी इसमें नेगेटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शंस होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। दैट इज रिएक्शंस टेकिंग प्लेस नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, 2 डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस है कि गैल्वेनिक सेल में 2 हाफ सेल होता है। 2 हाफ सेल होता है, दैट इज 2 हाफ सेल आर सेट अप इन डिफरेंट वेसल, डिफरेंट कंटेनर्स में होते हैं एंड कनेक्टेड थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। ओके, सो इसमें 2 हाफ सेल आर सेट अप इन डिफरेंट कंटेनर। सो 2 half cell are set up in different container and एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए हम सॉल्ट बेस का यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट कंटेनर आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज इंटरनली, क्योंकि एक्सटर्नली तो ये वायर से कनेक्टेड होता है।
ठीक है, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड होता है। जबकि आपके जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स सेम सॉल्यूशन में प्लेस रहता है, इसीलिए आपको किसी भी आपको सॉल्ट ब्रिज का रिक्वायरमेंट नहीं, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं होता है। सो बोथ electrodes are placed in same container, ठीक है, एक ही कंटेनर में होता है, और एक ही कंटेनर में है तो obvious सी बात है इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होगा, एक ही टाइप का। दो अलग अलग इलेक्ट्रोड होंगे लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो आपका एक ही होगा, ठीक है। उसके बाद है कि उसके बाद एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम यूज करते हैं एनोड एंड कैथोड का। बताया था कि गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टा प्रोसीजर होता है, यानी एनोड जो पूरे सब जगह, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, सब जगह एनोड पॉजिटिव होता है, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड को हम नेगेटिव लेते हैं, कैथोड को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। बाकी सब जगह जो होता है वो आपका उल्टा सिद्धांत होता है। क्यों होता है ये मैंने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक्सप्लेन किया था वहां मैं एक्सप्लेन किया था कि व्हाई एनोड इज टेकन एज नेगेटिव एंड व्हाई कैथोड इज टेकन एज पॉजिटिव। सो इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज टेकन एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जबकि कैथोड जो होता है वो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिया जाता है। इसमें ठीक उल्टा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक में एनोड जो होता है वो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिया जाता है एंड जो आपका कैथोड है दैट इज नेगेटिव, यानी जो बाय कन्वेंशन हम लेते हैं बस उसी का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ इन गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। एक्सटर्नल सर्किट में एनोड से कैथोड की ओर मूव करता है, बट इन गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल सोर्स, क्योंकि हम बैटरी लगाने हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट कर रहा है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल सोर्स, जैसे बैटरी हो गया, ठीक है। एंड इस केस में कैथोड से आपका एनोड की ओर आता है, इसमें एनोड से कैथोड की ओर आ जाता है, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड, क्योंकि इसमें अलग जंक्शन होता है और इसमें एनोड वाला पॉजिटिव पोर्शन है, तो यहाँ पे कैथोड नेगेटिव पोर्शन क्या है, कैथोड, तो कैथोड से एनोड में होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है, यानी हम जो सोर्स लगाते हैं वो आपका बाहर से सोर्स होता है, ओके। सो इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड एक्सटर्नली, इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड externally and electrons move from cathode to anode। ये बेसिक डिफरेंस होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट इज गैल्वेनिक सेल में, दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ओके। Now we will study Faraday law of electrolysis, that is one of the very important law in electrolysis, that is Faraday law of electrolysis। दो लॉ है, ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस हो गया जो हम बेसिकली पढ़े हैं अभी तक। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा जिसमें डेनियल सेल से रिलेटेड चीजें पढ़े, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल आएंगे, लेड स्टोरेज बैटरी आएगा, ठीक है, फिर मर्क्यूरी सेल्स आते हैं, आपका ड्राई सेल्स हैं, ठीक है, एटसेट्रा। नाउ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ ऑफ
इलेक्ट्रोलाइसिस। इन्होंने दो लॉ दिया, ठीक है। फर्स्ट लॉ देखते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आयंस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और आयंस कितना अमाउंट में प्रोड्यूस होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितना इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, आयंस जो होंगे वो आपका डिसोसिएट होगा, ठीक है। सो अब जो करंट हमने पास किया, आयंस टूटा, अब आयंस क्या होगा, आपके इलेक्ट्रोड पे जाएगा। सो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड, कहीं से डिपोजिट होगा कहीं से बाहर निकलेगा। सो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट का इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी चार्ज। यानी जितना ज्यादा अमाउंट में चार्ज पास करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट से होकर के, मतलब करंट पास करेंगे, उतना ज्यादा सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट पे क्या, सॉरी इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा। सो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, स्टेटमेंट इसका कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited over what, deposited or liberated over electrodes, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड मतलब मास टाइप, एक टाइप से हुआ, ठीक है। तो इसको हम मास मान लेते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, directly proportional to quantity of electricity, quantity of electricity that is charge, ठीक है। चार्ज पे ये डायरेक्टली डिपेंड करता है। नाउ देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा, दैट इज m। अगर m मान लीजिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मैथमेटिकली बात करें कि इफ m इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आइदर डिपोजिटेड और liberated and q is the amount of electricity, that is quantity of electricity, ठीक है। then according to this law m is directly proportional to q, ठीक है। जितना इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास करेंगे उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा। नाउ प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। so m, this is written as z q. what is z? z is called electrochemical equivalent, electrochemical equivalent of what, of substance जो डिपोजिट हुआ है, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है। सो फॉर एग्जांपल NaCl है इलेक्ट्रोलाइट, तो NaCl का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, अब देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एक्चुअली है क्या। सो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ substance which is deposited and liberated. Okay, now what is chemical equivalent? Z का वैल्यू कितना होता है, Z का फॉर्मूला भी होता है कि Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ व्हाट, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय, ओके, 96500, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 फेराड। 1 फेराडे जो कांस्टेंट था 96500 कूलम, वो उसके बराबर होता है, ठीक है। सो
amount of substance deposited is directly proportional to charge. M is equal to ZQ. Z is chemical equivalent. Chemical equivalent equal to equivalent weight divided by Faraday constant. Now इसका एक और फॉर्मूला निकलेगा, अगर इक्विवेलेंट वेट चार्ज के टर्म में ना कि करंट के टर्म में दिया हो तो कैसे निकालेंगे. देखिए, यू वी नो डेट आई का वैल्यू कितना होता है, Q बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम. तो यहां से Q का वैल्यू कितना निकल जाएगा, IT. इस Q का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे मास डिपॉजिट कितना होगा, ZIT. मास इज इक्वल टू ZIT इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल थ्योरी. ठीक है. नाउ ये था आपका फैराडे फर्स्ट लॉ कि एक ये क्या है, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट, किसी एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है कि एक इलेक्ट्रोलाइट में करंट जितना हम पास करेंगे उतना जो सब्सटेंस है वो आयंस उसके इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा. ठीक है. अब जो फैराडे सेकेंड लॉ है वो मल्टीपल बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पे वैलिड होता है कि अगर एक सेकेंड लॉ कहता है कि इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, मान लो 10 इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें अगर आपने सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास किया है, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट. यानी जो सब्सटेंस जिस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी मतलब हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट जितना ज्यादा होगा वो सब्सटेंस उतना ज्यादा डिपॉजिट होगा. अब इक्विवेलेंट वेट निकालने के नॉर्मलिटी में फॉर्मूला डिटेल में ऑलरेडी आ चुका है कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं. इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी और नंबर ऑफ आयंस. ठीक है. तो जिस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट जितना ज्यादा होगा वो सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे उतना ज्यादा डिपॉजिट होगा. कहने का मतलब कि NaCl सोडियम क्लोराइड है, NH2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों ही एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है. एंड अगर इसमें मैं सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास करूं, जैसे मैंने 10 कूलम चार्ज इसमें भी पास किया, 10 कूलम इसमें चार्ज पास किया, तो क्वेश्चन उठता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड पे ज्यादा डिपॉजिट होगा. तो वेट किसका, इक्विवेलेंट वेट किसका ज्यादा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का. ठीक है. NaCl सिंगल वाला पोर्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड. तो जिसका भी इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है तो 49 के अप्रॉक्सीमेट आएगा उसका इक्विवेलेंट वेट. एंड NaCl का आपका होता है 31, यानी NaCl का ज्यादा है तो NaCl जो है वो ज्यादा डिपॉजिट होगा. यानी जिसका भी इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा. ठीक है. तो इसको मैं स्टेटमेंट के फॉर्म लिखते हैं बिकॉज बोर्ड में तो आपका स्टेटमेंट पूछता है, स्टेटमेंट राइट करो एंड देन आफ्टर उसके बेसिस पे आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है. तो स्टेटमेंट क्या करता है, फैराडे सेकेंड लॉ, इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passes through different solution. ओके. स्टेटमेंट कहता है if same amount of electricity is passes through different electrolytic solution, then what? The amount of substance deposited or liberated, then the amount of substance deposited or liberated depends on their क्या, liberated directly proportional to their
केमिकल इक्विवेलेंट। कहने का मतलब दो सॉल्यूशन मान लेते हैं ए और बी, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें इलेक्ट्रोड है, इसमें करंट आपने पास किया, ठीक है, ये टाइप का है। और दूसरा मान लीजिए आपका जो है आपका ये बी टाइप का सॉल्यूशन है, करंट पास किया था, इसमें जो डिपॉजिट हुआ मान लीजिए एम ए और इस पे डिपॉजिट हुआ आपका एम बी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कि मास ऑफ ए directly proportional to their chemical equivalent. Similarly, mass of B is directly proportional to their equivalent of B. यानी अगर मैं सॉल्व करूं कि कंपैरिजन करने के लिए, तो मास डिपॉजिटेड यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू ZA अपॉन ZB। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लैंग्वेज फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करके लिखें तो ये होगा कि मास ऑफ ए डिपॉजिटेड, अगर इसको मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा आपका मास ऑफ ए डिपॉजिटेड और लिबरेटेड अपॉन मास ऑफ बी डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ए, इक्विवेलेंट mass of A upon equivalent mass of B। अब यहां पे अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट नहीं भी पता हो और दो का रेशियो निकालना हो तो इक्विवेलेंट वेट का रेशियो आएगा। क्यों? क्योंकि ZA अगर लिखूं तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, केमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। सिमिलरली अगर मैं इस पे करूं ZB तो ये आएगा इक्विवेलेंट वेट, मान लीजिए 1 है ये 2 है, अपॉन 96500। तो फाइनली ये कैंसिल हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2। इसीलिए बोला कि अगर द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, एमसीक्यू पोर्शन में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ आपके करंट अगर आपने डिफरेंट सॉल्यूशन में पास किया है तो ये चेक कीजिए कि किसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है। जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा वो ज्यादा अमाउंट में डिपॉजिट होगा। जैसे कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, ठीक है, तो जिंक सल्फेट का जो मास है वो और कॉपर सल्फेट का मास है वो, तो जिंक सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा कॉपर सल्फेट से। इसका मतलब हुआ कि जिंक सल्फेट जो है यानी जिंक जो है वो ज्यादा अमाउंट में डिपॉजिट होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस है। उसके बाद है कि इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं, यानी हमने करंट पास किया किसके थ्रू? आपका इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। तो जो करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, उससे जो प्रोडक्ट होता है, यानी आयंस ज्यादा टूटेगा कम टूटेगा, यानी जो इलेक्ट्रोलाइटिक के से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस से जो प्रोडक्ट बनता है दैट डिपेंड्स, वो किस कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस से रिजल्ट आया दैट डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर। सो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस चेक करते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोलाइसिस करने से जो प्रोडक्ट निकलता है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। सो द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। सबसे पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसका क्या मीनिंग हुआ ये देखिए। जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो मोल्टेन स्टेट में हो सकता है, एंड दूसरा एक्वस
सॉल्यूशन के स्टेट में रहता है। मोल्टेन स्टेट का मतलब क्या हुआ, जिसमें सिर्फ वही का वही मोल्टेन स्टेट में हो, वाटर का अमाउंट ना हो, और दूसरा की इलेक्ट्रोलाइट विद वाटर, तो वो हो गया आपका एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो जो हम करंट पास करेंगे उससे जो आपके इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा, यानी जो प्रोडक्ट आएगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट था वो मोल्टेन स्टेट में था या जो इलेक्ट्रोलाइट था उसका एक्वस सॉल्यूशन था। ठीक है, अब एक्वस सॉल्यूशन होगा तो अलग प्रोडक्ट निकलेगा और मोल्टेन स्टेट में होगा तो अलग स्टेट निकलेगा। हम दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट मे बी फाउंड इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन स्टेट, दो स्टेट में हो सकता है। अगर मोल्टेन स्टेट में हुआ तो क्या होगा, और अगर एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में होगा तो हम दोनों के एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखें कि इफ NaCl इज इन मोल्टेन स्टेट, NaCl जो है आपका मोल्टेन स्टेट में है और आपने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, मोल्टेन स्टेट एंड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस टेक प्लेस। तो क्या देखिए, पहले जो NaCl है, क्योंकि इसमें वाटर का अमाउंट है नहीं, तो NaCl टूटेगा आपका Na प्लस में और Cl माइनस में। नाउ यानी इसका मतलब हुआ कि NaCl होगा और क्लोरीन। अब देखिए इसमें से एक एनोड पे जाएगा, एक आपका कैथोड पे जाएगा। तो कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, बिकॉज ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। सो एट कैथोड सोडियम will gain electron and converted into सोडियम मेटल। ठीक है, जहां तक बात करते हैं एट एनोड, एनोड पॉजिटिव, सो क्लोरीन जो पोर्शन है, यानी क्लोरीन जो निगेटिव वाला पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा हाफ ऑफ Cl2 गैस में बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, बैलेंस करने के लिए हाफ से डिवाइड कर दिया। सो एट एनोड यानी ये मोल्टेन स्टेट में तो ये Na प्लस और Cl माइनस देता है, जिसमें से Na प्लस चला गया आपके कैथोड पे एंड Cl माइनस चला गया आपका इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, कैथोड एनोड पे। नाउ अगर यही NaCl का एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो गया आपका जब मोल्टेन स्टेट में हो। ठीक है, और दूसरा प्रोसेस देखते हैं कि व्हेन वी पास, तो अब यानी जब सोडियम क्लोराइड का मोल्टेन स्टेट में मतलब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन हो और तब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तब दो चीज प्रोड्यूस होता है, एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है और एक क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन है। तब ये प्रोडक्ट ही चेंज हो जाता है, यानी जब मोल्टेन स्टेट में था तो Na प्लस एंड Cl माइनस था, और जब उसी का एक्वस सॉल्यूशन है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, और देन आफ्टर उसे इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो Na और Cl नहीं, जबकि हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस आपका रिलीज हुआ। सो इफ NaCl एक्वस सॉल्यूशन का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इज इलेक्ट्रोलाइज तो क्या बनेगा, कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन रिलीज होता है, यानी H2 गैस प्रोड्यूस होगा जो कहाँ इकट्ठा होगा, कैथोड पे, H2 गैस प्रोड्यूस्ड एंड collected at cathode, ओके, एंड दूसरा आपका क्लोरीन गैस produced and collected at, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आपका इलेक्ट्रोलाइट की स्टेट यानी वो कौन से स्टेट में है वो चेंज करते हैं तो उसका प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। पहले Na प्लस और Cl माइनस प्रोडक्ट था, अभी हाइड्रोजन गैस और
क्लोरीन गैस उसका प्रोडक्ट हो गया। यानी कैथोड पे होगा क्या, आपका इलेक्ट्रॉन गेन होगा। देखिए कैथोड वाले पे एक्चुअली रिलेशन क्या होता है, कैथोड पे H प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये H में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर H2 H2 गैस में कन्वर्ट कर दीजिए, हाँ सिल्वाइड कर दीजिए, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन हुआ। जबकि एनोड पे क्या होगा, जो इसमें हुआ था, यानी क्लोरीन माइनस जो है वो हाफ ऑफ Cl2 में कन्वर्ट होगा बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है कि वो बेसिकली कौन से स्टेट में है, वो मोल्टेन स्टेट में है, यानी ओनली वो इलेक्ट्रोलाइट है, बस स्टेट चेंज हो गया है, ठीक है। एंड अनदर वन इज कि वो एक्वस सॉल्यूशन तो नहीं है। सो द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी हम जो इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो क्या बनेगा। तो पहला हो गया आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड का मीनिंग हुआ कि इलेक्ट्रोड जो है इनर्ट है या रिएक्टिव है, ओके, दैट इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज। सेकेंड हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ electrodes used, okay, यानी if the electrodes is inert electrode जैसे हुआ प्लैटिनम, गोल्ड, ग्रेफाइट, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या करेगा, ये जो है इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोड के रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इनर्ट है, रिएक्शन ही नहीं करेगा। सिमिलर दूसरा, अगर इलेक्ट्रोड रिएक्टिव हुआ इन दैट कंडीशन वो इलेक्ट्रोड के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब इलेक्ट्रोड का रिएक्शन क्या है, हमने ऑलरेडी डेनियल सेल में भी पढ़ रखे हैं। जैसे इलेक्ट्रोड का रिएक्शन में कैथोड का था, फिर एनोड का था, तो एनोड पे लिखा था जिंक से Zn+2 बना था, और कैथोड पे कॉपर से कॉपर+2 से कॉपर बना था। तो एनोड उसमें अगर यानी अगर वो इनर्ट हुआ तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मींस इफ इलेक्ट्रोड इज इनर्ट, अगर इलेक्ट्रोड इनर्ट है, एग्जाम्पल लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, जैसे प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड हो, गोल्ड का इलेक्ट्रोड हो, उसके अलावा ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड हो, एक्सेट्रा। It does not involved in इलेक्ट्रोड रिएक्शन, तब इलेक्ट्रोड रिएक्शन ही अलग हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे। एंड इफ इलेक्ट्रोड्स आर रिएक्टिव it take part in इलेक्ट्रोड रिएक्शन, और अगर इलेक्ट्रोड रिएक्शन में टेक पार्ट लिया, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जो आपका रिएक्शन है इलेक्ट्रोड का वही चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इलेक्ट्रोलाइट में ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का प्रेजेंट होना, एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कि जो इलेक्ट्रोड है उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है, दैट इज डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थर्ड जो है वो क्या है, देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड हो गया। थर्ड हो गया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज इन electrolytic cell and their
वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। यानी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट पहले से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अवेलेबल है, और जो इलेक्ट्रोड्स है और इस सबके क्या होगा, अपना अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल जो रिएक्शंस ऑनगोइंग है, अगर वो स्लो है, इफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन हो रहा है वो अगर स्लो है, इन दैट कंडीशन ऐसे रिएक्शंस जो होते हैं वो लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे प्रोसीड नहीं करता है। इसका मतलब हुआ कि अगर रिएक्शन स्लो है तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, if electrochemical process is slow, it does not take place at lower electrode potential. Take place at lower potential, यानी ऐसे रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए आपको हाई पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट होगा। या जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या है आपका, स्लो है, तो आपको क्या चाहिए, लोअर पोटेंशियल पर नहीं हो सकता है, तो इसके लिए आपको बाहर से एक्स्ट्रा पोटेंशियल सप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम ओवर पोटेंशियल बोलते हैं। और इस एक्स्ट्रा पोटेंशियल के कारण से जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शंस हो ही ना, ठीक है। सो इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपके स्पीसीज अवेलेबल हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले से कम है तो अपने को बाहर से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सप्लाई करना पड़ता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा तो वो रिएक्शन भी हो सकता है कि वो प्रोसीड हो जाए लेकिन बाकी पोर्शन ना हो, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा का सारा जो वो है रिएक्शन है वो स्लो हो। कोई पर्टिकुलर स्लो है, उसके लिए आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो जो ऑलरेडी फास्ट था, ठीक है, वो इतना फास्ट हो गया कि कोई और ही प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। सो ये भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या वैल्यूज है, ठीक है। तो ये था आपका प्रोडक्ट। इसके बाद का जो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है दैट इज बैटरीज, ठीक है। तो हम बैटरी का जस्ट थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं, देन आफ्टर डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बैटरीज और सेल में क्या डिफरेंस है। सेल एक सिंगल होता है, ठीक है, सिंगल आवर, और बैटरीज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेल। अगर बहुत सारे सेल्स लगा देते हैं तो आपका बैटरी हो जाता है, यानी देखिए ऐसे ये एक बैटरी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बहुत सारे सेल लगे हुए हैं, और एक सिंगल पर्सन हो तो इसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है। तो बैटरीज में एक्चुअली में सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब सेल जो बैटरीज होते हैं वो जनरली दो टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जिसको हम फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार सिंगल टाइम यूज आता है, जैसे आपके वॉल क्लॉक में घड़ी आता है, रिमोट में आता है, ठीक है, ये सब सिंगल यूज होते हैं, एक बार यूज हुआ उसके बाद आप रीयूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत चीप आता है, सस्ता आता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है। तो आखिर इसमें क्या होता है कि दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, जबकि दूसरा आता है सेकेंडरी बैटरी, जिसको आप रीयूज कर सकते हो, यानी फिर से उसको आप रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल में डिफरेंस ये होता है बेसिकली कि जो प्राइमरी सेल होता है उसके रिएक्शंस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, यानी एक बार रिएक्शन प्रोसीड हुआ तो एक बार रिएक्शन प्रोसीड कर जितना एनर्जी उनको देना था दिया, जिसका आप यूज करते हैं, फिर दोबारा उस रिएक्शन को रिवर्स नहीं होता है, यानी वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। जबकि सेकेंडरी सेल में रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड होता है, यानी उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ यानी डिस्चार्ज हुआ, फिर उसको रिवर्स कर दीजिए तो बैकवर्ड हो जाएगा। सो सेकेंडरी में हम रिवर्सिबल रिएक्शन का यूज करते हैं, दैट्स वाई उसको हम जब चाहे तब उसको फिर से रीयूज कर सकते हैं चार्ज करके, जबकि प्राइमरी सेल में ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग डिटेल में
हम प्राइमरी सेल का टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे लेक्लांचे में हुआ ड्राई सेल हो गया, आपका मर्क्यूरी सेल हो गया, लेड स्टोरेज बैटरी हो गया, ये सब रिगार्डिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है, यानी लेक्चर नंबर 6 में, एंड दैट लेक्चर विल प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक, ठीक है।